एंड कैपेसिटेंस। ये अपने पास आज का टॉपिक है। अच्छा, ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया चैप्टर फर्स्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसको बिल्कुल आप 2 या 3 बार रिवीजन कर लीजिए, उसके नोट्स को, उसके डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट समझ लिया ना, तो चैप्टर सेकंड में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इम्प्लाइज करना है, और इम्प्लाइज करने से ही पूरा का पूरा टॉपिक और डेरिवेशन इजीली सॉल्व हो जाता है। और चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 हो जाएगा, चैप्टर 3 से चैप्टर 4 और चैप्टर 5 हो जाएंगे, यानी 1 से लेके 5 तक के जो चैप्टर है वो कंटिन्यूस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, ये इसकी फीचर है। ठीक है, कैपेसिटी का अर्थ आप समझते ही होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो होती है उस पानी की टंकी कितने की होती है, 500 लीटर कैपेसिटी की होती है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं क्षमता, यानी ये कितनी चीज एक्वायर कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, 1000 लीटर वाली भी टंकी आती है, यानी उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर हो गई। आप दूध लेने वाला बर्तन होगा जिसमें 2 लीटर या 3 लीटर या 5 लीटर आता है कि नहीं आता, तो उस बर्नी की कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लीटर या 5 किलो। तो कहने का अर्थ क्या है कि कैपेसिटी क्या चीज है, कैपेसिटी का सीधा सा अर्थ आता है क्षमता या धारण करने की एबिलिटी। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये कैसे, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए अपने पास सिंपल तरीका क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। आप लोगों ने देखो, इसको मैं ना पोटेंशियल के साथ में करूंगा, आगे कुछ आएंगे जैसे हम डेरिवेशन पढ़ेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के भी साथ में इसका रिलेशन लेंगे, लेकिन फिलहाल पोटेंशियल के साथ। बिफोर टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सरफेस के लिए हमने ये निकाला था ए क्यू अपॉन आर एट सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के सरफेस के लिए अपने पास फॉर्मूला था आर रेट, क्यू टोटल चार्ज काउंट बाय स्फीयर है, और के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि रेडियस कांस्टेंट होती है, के भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर। तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इज ओनली डिपेंड ऑन चार्ज व्हेन इट्स रेडियस इज कांस्टेंट। जब इसकी रेडियस को कांस्टेंट कर दिया जाता है, ये कांस्टेंट है और ये दो कांस्टेंट हो गए, दोनों को हटा देंगे, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एक्वायर्ड बाय स्फीयर। अब देखो, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, इसका उल्टा यानी Q प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा उल्टा लिख सकते हैं क्या, यानी अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखो डायग्राम बना करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये अपने पास एक स्फीयर है, इसका ये सरफेस यहाँ पर चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, और सॉलिड भी है, तो चार्ज इसके ऊपर आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कितना चार्ज है, कैपिटल Q। अब इस चार्ज की वजह से चलो मैं सरफेस पे ना लेकर के इस जगह पॉइंट पर एक पॉइंट ले लेता हूं P, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, इसकी डिस्टेंस मान लेता हूं कितनी है, R, स्मॉल r। ठीक है, तो इस जगह पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बराबर K Q R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब ये मैंने R फिक्स कर ली, पॉइंट भी फिक्स कर लिया, यानी R को चेंज नहीं करना है। R डज नॉट चेंज मीन R बिकम कांस्टेंट। R को जब चेंज ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब R कैसी हो गई, कांस्टेंट। K भी कैसा है बताओ, कांस्टेंट। ठीक है,
तो इसका मतलब ये वाला V यानी इस जगह पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्फीयर के चार्ज पर। देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अब यहां पर अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, भाई इधर चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसको दूसरे वे में उसका उल्टा, जैसे हमने ये लिखा है, तो ऐसा अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर इस जगह पर पोटेंशियल बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर चार्ज भी बढ़ रहा है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही अपना इस कैपेसिटी को या कैपेसिटेंस को शो करेगा। कैसे शो करेगा, अब इसका एक कंसेप्ट देखते हैं अपन। कोई भी मटेरियल है, आप बेटा क्वेश्चन पूछें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन लिख करके भेजें, यहां पर आप कुछ भी नहीं बोलें, क्योंकि अगर आप यहां पर बोलते हैं तो सबको डिस्टरबेंस होगा। तो अब देखें, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है ना, Q प्रोपोर्शनल टू V। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को मैं लिखता हूं C। C यहाँ पर कांस्टेंट है और ये आ जाएगा V। ठीक है, तो ये C नया कांस्टेंट हो गया, C बराबर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और C बराबर क्या हो जाएगा, इस V को उठा के इधर ले आओ तो Q अपॉन V। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आप लोगों को ये फॉर्मूले अपने को याद, को बाई ट्रिकी याद करना होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर KQ अपॉन R, इससे याद करो। ठीक है, K और R याद कर लोगे तो V प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q, और इसका उल्टा करना है अपने को, ये आप लोगों को बाई ट्रिक याद रखना है। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बोल सकते हैं या कैपेसिटी बोल सकते हैं। अब ये कैपेसिटी किसकी है, अगर ये स्फीयर है तो कैपेसिटी ऑफ स्फीयर या कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर कहलाएगा। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात। तो वैसे तो कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, सिंस वी नो व्हेन द potential of any conducting material is increased, then charge also increase. Hence we can say charge on any conductor material is directly proportional to the electric potential. तो ये आ गया, और इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये C आ जाता है। C कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटेरियल, और C बराबर ही आ जाएगा इस तरह से। अब C के बारे में अपन और जानकारियां लेते हैं। ठीक है ना, इस C को ही पढ़ना है क्योंकि अपना टॉपिक क्या है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस, तो C के बारे में जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले जब अपने पास में कोई फॉर्मूला आ जाता है तो फॉर्मूला आने के बाद उसकी क्या आनी चाहिए, यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताएंगे जरा। तो यूनिट हो जाएगी आपकी, चार्ज की यूनिट इसकी होती है तो कूलम्ब, और इसकी क्या होती है, वोल्ट। तो कूलम्ब अपॉन वोल्ट। लिस्ट मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास सारे उनके पास, हाँ उनके पास ही मिलेगी जो कुछ मिलेगी। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब पर वोल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी एक और यूनिट है फैराड। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फैराड। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कैपेसिटी और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। आपको ये ध्यान रखना, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी बेसिक यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या था आपका, C बराबर Q अपॉन V। तो Q की यूनिट तो कूलम्ब, Q क्या चार्ज, चार्ज की यूनिट तो क्या हो गई कूलम्ब, और V क्या है वोल्ट, पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है।
इस तरह से ये तो बेसिक यूनिट्स हो गई, और बेसिक यूनिट्स के बाद में अपने पास में इसका एक मेन यूनिट हो गई, इसको फेरेड। देखें ये जो फेरेड जो यूनिट है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है। अमूमन अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी बहुत विशाल है, कितने लोग आ जाते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी आती है, इसकी कैपेसिटी लगभग 711 माइक्रोफेरेड। अब देखो माइक्रो, माइक्रो वर्ड जब किसी के साथ में लगता है तो इसका माइक्रो का मतलब क्या हो जाता है, 10⁻⁻6 फेरेड। तो पावर -6 का मतलब पॉइंट, पॉइंट में आ गया कि नहीं आ गया, यानी बहुत ज्यादा छोटी, यानी अर्थ जितना बड़ा प्लेनेट है, अर्थ जैसे प्लेनेट की जो कैपेसिटी है वो माइक्रो फेरेड में है। तो अगर हम एक स्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर की तो क्या कहते हैं जो, या फिर किसी मटेरियल प्लेट की बात करेंगे तो इसकी ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो वो लगभग आती है। किसी डिवाइस की जो कैपेसिटी है वो लगभग पिकोफेरेड में काउंट होगी, तो फेरेड कितनी बड़ी यूनिट हो गई, आपको ये ध्यान रखना है। नोट्स आपको भेजे हुए हैं, लोगों ने नोट्स लिख लिए हैं, तो नोटबुक सामने रखें, कॉपी सामने रखें और उससे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यूनिट्स की बात करता हूं, अदर यूनिट्स, तो देखो ये अदर जो यूनिट है ना वो माइक्रोफेरेड है। माइक्रोफेरेड का मतलब 10⁻⁻6 फेरेड। इसके अलावा नैनोफेरेड है, नैनोफेरेड का मतलब 10⁻⁻9 फेरेड। और पिकोफेरेड है, इसका मतलब 10⁻⁻12 फेरेड। इस तरह से हम अदर यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ये आपको नोट्स के अंदर दिया हुआ है। अब सिंस अपना जो सीबीएसई ने जो सिलेबस है वो भी पैटर्न चेंज कर दिया है, पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में, सेशन को, पूरे सेशन का जो साल भर का जो सेशन है, इस साल भर के सेशन को 2 पार्ट में डाल दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, और टर्म जो सेकंड होगी उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो टर्म फर्स्ट के जो फर्स्ट बुक है आपकी, जो फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे बायोलॉजी की हो, तो कुछ चैप्टर को डिवाइडेशन किया हुआ है, सिलेबस भी आप लोगों के पास भेज दिया गया है, तो उसको अगर हम ध्यान में रखें तो फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है 1 में आने वाली है। तो फर्स्ट बुक को आप थ्योरी से, डेरिवेशन से, इस तरह से आप कंसेप्ट क्लियर करें कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एकदम मतलब एबल हो जाएं। तो अब यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा कि 1 कंटेंट 1 फेरेड में होते हैं, अब इनमें से कोई दे देगा ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर 1 माइक्रोफेरेड कंटेंट हाउ, तो ये आपका क्वेश्चन उसमें, और -6 फेरेड, 10⁻⁻9 फेरेड, 10⁻⁻12 फेरेड, 10⁻⁻, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 माइक्रोफेरेड में कितना होता है, 1 नैनोफेरेड में कितना होता है, ये सारी चाहिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन वो आता है इस वाले फॉर्मूले से कि चार्ज और पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे का है, ठीक है ना। किस किस के बीच में, देखो इस तरफ जो लिखा गया होता है ना वो एक्स, वो वाई एक्सिस वाला आपको फॉर्मूला होता है ना, y=mx+c, तो बराबर से इस लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो वाई एक्सिस को डिनोट करेगा, और बराबर से इधर की तरफ राइट हैंड साइड में जो होगा ना वो एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर Q इधर ऊपर आ जाएगा और V इधर आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। ठीक, अब वो ये दे देगा कि विच प्लॉट, एक वर्ड आता है प्लॉट, प्लॉट का मतलब ग्राफ ही होता है, ठीक है ना, या तो नाम देगा ग्राफ, या अमूमन अब जो नाम देता है वो प्लॉट देता है। विच प्लॉट डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस या कैपेसिटी का रिलेशन कौन सा है, यही तो हुआ, इनका कौन कौन सा प्लॉट यानी ग्राफ इसको शो करता है। तो अब आपके पास में देखो इस तरह से दे देगा वो अलग अलग,
इधर की तरफ Q, इधर की तरफ V, और ये ऐसे दे देगा ग्राफ। एक ग्राफ ऐसे दे देगा, इधर की तरफ Q, इधर की तरफ V, और एक ग्राफ ऐसे दे देगा, इधर की तरफ V, इधर की तरफ Q। मतलब कौन सा ग्राफ जो है वो आपके कैपेसिटेंस के रिलेशन को वेरीफाई करता है। तो फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा ना, भाई आपके पास ये है दो ग्राफ, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो है आपके पास, ठीक है, दोनों ही इस जीरो से होकर के पास आउट हो रहे हैं। तो एक तो बात ये है कि जीरो से पास आउट होना चाहिए, फिर कि कौन सा मतलब वाई एक्सिस पर आएगा, कौन सा एक्स एक्सिस पर आएगा, ये बात भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। वो डिपेंड करेगी किसमें, जो आपको रिलेशन दिया हुआ होता है, क्यू लेफ्ट हैंड साइड में और वी राइट हैंड साइड में। और कई सारी बुक्स तो ये भी कहती है कि ये भी आपका एकदम करेक्ट है, करेक्ट होता है ये, लेकिन वो आपका कैपेसिटेंस नहीं बताएगा, वो इनवर्सनली कैपेसिटेंस बताएगा, कैपेसिटेंस की इनवर्स वैल्यू बताएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ग्राफ ये एकदम करेक्ट है। ओके, तो दो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोगों के पास मेरी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहती है और टीचमेंट पर भी अवेलेबल रहती है, लेकिन टीचमेंट पर स्पेस ज्यादा होने की वजह से वो डिलीट हो जाती है, क्योंकि मैं खुद क्लियर कर देता हूँ स्पेस को। तो हो सकता है यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन आपको यूट्यूब पर जरूर मिलेगी। तो आपको कभी भी इसको वापस रिवाइज करना हो तो यूट्यूब पर देखें। अब इसके आगे देखें डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, वो पहले मैं इसको लिख देता हूं और फिर सॉल्व कराता हूं। यानी आपको मैंने नोट्स के अंदर तो डायरेक्ट डेरिवेशन के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से भेजा, मैं यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, ठीक है ना। फाइंड, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ए बी सी और डी, ये ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि हम इसको डेराइव करने वाले हैं। तो ऐसे ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, आपको उसमें से करेक्ट आंसर छांटना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो जो करेक्ट अगर आपको पता होगा कि ये करेक्ट है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा ऐसे, और करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर रॉन्ग हो गया तो नंबर कट जाएंगे। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं पता तो आपको पोटेंशियल वाले से याद आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर के क्यू अपॉन आर, होता है कि नहीं होता। और यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इसका उल्टा हो गया तो Q बराबर Q प्रोपोर्शनल टू V और Q बराबर CV। आप इसको भी याद कर सकते हो, Q बराबर CV, ठीक है ना। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। अब देखो Q क्या होता है, ये तो चार्ज होता है, और V क्या चीज है, पोटेंशियल। अब आपको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का नहीं पता तो उसको भी अपन ब्रेक करेंगे, और पोटेंशियल का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे। तो अब देखो अपने को क्या पता होता है, सिंस Q, अच्छा करंट I बराबर क्या होता है, करंट I बराबर होता है Q अपॉन T, होता है कि नहीं होता, ये अपने को पता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I T। एक तो ये बात समझ में आ गई। I क्या चीज है, करंट, करंट को डिफाइन करते हैं A से, और T क्या चीज है, टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो ये तो मतलब आपको फंडामेंटल यूनिट्स है, ये तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो याद कर लो, नहीं कर सकते हैं तो भैया साइंस छोड़ के आर्ट्स में चले जाओ, ये तो याद करनी पड़ेगी ना। भाई पिताजी का क्या नाम है, ये नहीं पता तो फिर आपको दुनिया मूर्ख कहेगी कि नहीं कहेगी। तो ये साइंस के पिताजी की तरह ही है एक तरीके से। तो भाई देखो क्यू तो हो गया, अब अपन V के बारे में देखें। अच्छा V बराबर पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन पता है, W अपॉन Q होता है कि नहीं होता, आपने
a unit positive charge bring from infinite to a point in electric field, then the work done is stored as a electric potential. तो W अपॉन Q आपको याद आया होगा फॉर्मूला, आ गया याद? तो इसमें वर्क आ गया। अब देखो वर्क और ये Q, तो Q तो अपने पास ऊपर भी है कि नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। W का पता होना चाहिए, वर्क नहीं पता तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता? तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिखूं, एक्स से लिख दूं क्या? हिंदी में लिख दे, कैसे लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। अब भाई इतना भी हो गया, अभी भी याद नहीं आता, तो भाई फोर्स का तो फूफा जी की तरह नाम याद होना चाहिए कि फूफा जी, ठीक है ना, तो इसको याद कर लो। अब मैं देखो यहाँ पर इसको, और बटे में क्या है Q। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा ऊपर की तरफ इधर। तो सबसे पहले तो ये Q को तो मैं Q ही लिखा रहने देता हूँ, Q, और इस V को मैं क्या लिख देता हूँ, W बटा Q। ये लिख दिया मैंने W, और इसके बटे में आ गया ये Q। अब ये Q उठ करके ऊपर चला जाएगा, Q उठ करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा, C बराबर Q स्क्वायर अपॉन W, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन W। और अब देखो Q के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है IT, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला रख सकते हैं अपन डायरेक्ट। तो C बराबर Q का फॉर्मूला IT, I के लिए A आ गया और टाइम के लिए आ गया T, ठीक है। तो ये तो Q का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, Q के ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, डायमेंशन का भी स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। और बटे में आ गया अब W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो W का भी आपको याद रहना चाहिए, M1 L2 T-2। ये आपको वर्क जो है भाई सब जगह पर, पूरी फिजिक्स में आपने 11th क्लास में वर्क के बारे में ज्यादा ही पढ़ा है, और हर बार आप वर्क के बारे में काउंट कर रहे हो, तो वर्क का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको याद कर लेना ही चाहिए। तो इस तरह से हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो C बराबर A स्क्वायर T स्क्वायर बटे M1 L2 T-2। अब इनको उठा के ऊपर ले जाओ, तो अब देखो M ऊपर जाएगा तो M-1, L ऊपर जाएगा तो L-2, T ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2T प्लस के ऊपर है और ये भी प्लस का हो गया, तो T कितने हो गए, +4, ठीक है ना, और A2, और इसको कर देते हैं ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज। तो इस तरह से ये जो आपका क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, ये तो मेरे को आपको समझाने में इतना थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सपेंड कर दिया है। आपको अगर इनके बारे में पूरी नॉलेज है, प्रॉपर जानकारियां हैं, तो आपको विद इन 30 सेकेंड में आप ये फॉर्मूला वापस सॉल्व कर लेंगे। आप एक बार इसको कर लें, एक बार देख देख के करें, देख देख के करने का मतलब है आपको आ जाएगा। फिर एक बार बिना देखे करेंगे तो लगभग आप 1 मिनट खपा लेंगे, लेकिन जब आपको सारी चीजें माइंड में फिट हो जाएगी ना, दिमाग में, तब आप इसको 30 सेकंड के अंदर कर लेंगे। ये इस चीज की तो परफेक्ट गारंटी है अपनी। तो अब देखिए ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में नोट्स के अंदर मैंने 1 फेरेड की डेफिनेशन लिखी है, कि जैसे ये यूनिट आएगी ना फेरेड, तो 1 फेरेड, आपने पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो 1 वोल्ट होती है ना, तो आपने 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। चार्ज की जैसे आपने करंट, एम्पियर होता है कि नहीं होता, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो एम्पियर की यूनिट आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी है। तो मतलब जितने भी आप कोई चीज की क्वांटिटी आप निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो आपने 1 न्यूटन की भी डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसी तरह से जैसे इसकी यूनिट क्या है फेरेड, तो फेरेड की भी 1 फेरेड की भी डेफिनेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो 1 फेरेड क्या हो जाएगा, मैं इस जगह से लूंगा भाई, C की यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है ना। इफ Q बराबर 1 कूलम्ब और V बराबर 1 वोल्ट, ये हो गया बराबर 1 का डिवाइड 1 में लगाएंगे क्या आ जाएगा 1, और कूलम्ब बटा वोल्ट ये क्या हो जाता है
फेरेड, कूलम अपॉन वोल्ट क्या होता है, फेरेड होता है कि नहीं होता। ये 1 फेरेड हो गया कि नहीं हो गया। तो 1 फेरेड क्या है, 1 फेरेड is the capacity or capacitance of material which charge, ठीक है ना, 1 coulomb charge given to material by which potential increase। हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं। कितना कूलम चार्ज दिया है ना, वी गिव 1 कूलम ऑफ चार्ज टू एनी मटेरियल एंड पोटेंशियल रेज इंक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज या पोटेंशियल रेज बाय 1 वोल्ट, देन कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटेरियल इज कॉल्ड 1 फेरेड। यानी किसी कोई हमारे पास है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या दे रहा हूं, 1 कूलम चार्ज दे दिया। मैंने इसको 1 कूलम चार्ज दिया तो इसकी वजह से यहाँ पास में कोई पॉइंट है, इस जगह पर पोटेंशियल पहले 5 वोल्ट था, अब कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, पहले 5 वोल्ट था, अब कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। और चार्ज कितना दिया, 1 कूलम। तो किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज देने पर उसके आसपास पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तब इस ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 फेरेड होगी। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था 1 फेरेड तो बहुत बड़ी यूनिट होती है ना, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बताए हैं आपके लिए कैपेसिटेंस के। तो कैपेसिटेंस तो ये हो गया सी, ये इसका क्या कहते हैं, फिनोमिना है। और जो डिवाइस है उस डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर, यानी जो डिवाइस चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो अपने देखो फर्स्ट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इसको तो अपन समझ गए, ठीक है ना। इसकी हमने फॉर्मूला देख लिया, डेफिनेशन देख ली, डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया, और इससे रिलेटेड 3-4 जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमने पढ़ लिया। तो ये तो क्लियर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इटसेल्फ, यानी कोई ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। आप लोगों ने वर्ड सुना है कंडेंसर, कंडेंसर सुना है क्या, पंखे में लगता है, पंखे में लगता है कि नहीं लगता। आप ध्यान से देखोगे, बाजार में जाओ या फिर पंखा खराब हो जाता है तो वो सीधा कहते हैं कि पंखा धीमे चलने लग गया तो कंडेंसर बदलना पड़ेगा। तो वो कंडेंसर जो है, वो कंडेंसर क्या है, आपका कैपेसिटर ही है। उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। अब अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन AIPMT 2006 और RPMT 2005 के आसपास पूछा गया था कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी कितनी है बताओ। अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, मैंने आपको बता दिया 711 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफेरेड, इतनी है। अब इसको प्रूफ करके बताओ भैया। डाटा पैक ही खत्म हो गया है, अब क्या करें। बोले हमारा भी डाटा पैक खत्म हो गया क्या, हमारा तो नहीं हुआ भैया। अपना डाटा खत्म नहीं हुआ है, आपका डाटा खत्म हो गया तो भाई डाटा आप इतना जल्दी जल्दी खर्च ही क्यों करते हो, कोई बात नहीं। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ इतनी है, लेकिन इसको अपने को प्रूफ करनी पड़ेगी ना, तो प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए अपने पास जो हेडिंग है वो है
कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये अर्थ कैसी है, स्फेयर ही तो है, तो इस अर्थ स्फेयर है तो इसकी कैपेसिटी अपन निकाल देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, अपनी अर्थ की कैपेसिटी कंसीडर कर लेगी। तो अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपने पास V बराबर क्या होता है भाई, KQ/R होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा ये भी और यार निकाल लेते हैं, मतलब ये Q बराबर क्या होता है, एक का फॉर्मूला ये है स्फीयर के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब अपने पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, Q बराबर CV होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो अब केवल आपको क्या निकालना हो भाई, C निकालना हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, V को उठा के इधर ले आओ, V को उठा के इधर ले आए तो C बराबर, ये दूसरा है फॉर्मूला और इक्वेशन, तो C बराबर Q/V। अब V की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, V की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दी मैंने, तो C बराबर Q और ये बटे में V की वैल्यू क्या है, KQ बटे में R। R तो ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां से उठ करके R ऊपर आ गया, ये Q से Q कट जाएगा, कट गया, तो C बराबर क्या बच जाएगा, C बराबर बचा R/K। ये है किसकी, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला है। अब K की वैल्यू क्या होती है बताओ, K बराबर क्या होता है, सिंस K बराबर 1/4πε0 होता है कि नहीं होता, पुट कर दूं तो C बराबर ये हो जाएगा R बटे में 1, और 1 के बटे वाली उठ करके ऊपर आ जाएगी, इंटू 4πε0। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, 4πε0 R, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, यानी ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है आपको ये बातें। अगर ये किसी स्फेरिकल कंडक्टर आपका पानी के अंदर रख दिया जाए, स्फेरिकल कंडक्टर कहाँ रख दिया जाए, पानी के अंदर रख दिया जाए, यानी कोई मीडियम आ गया, या फिर वैक्स के अंदर रख दिया जाए, या फिर कहीं लकड़ी के ब्लॉक में रख दिया जाए, तो कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल इतना ही देखेंगे, वो आगे अपन इसका इफेक्ट नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देख लेंगे। तो अपने पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो फॉर्मूला हो गया ये और दूसरा फॉर्मूला हो गया ये, दोनों ही फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया होगा, इसकी यूनिट आप लगा सकते हो फैरेड। अब अपन फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे अर्थ का कैपेसिटेंस, ठीक है ना। मेरे को यही फॉर्मूला काम में लेना है। तो अब देखो इसमें तो सबसे पहले क्या चाहिए, R। R क्या होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब अपने पास स्फीयर क्या चीज है, अब अपने पास स्फीयर बराबर है अर्थ, है क्या नहीं, तो अपने को क्या चाहिएगा, अर्थ की रेडियस चाहिएगी ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ बताओ कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है 6400 किलोमीटर। ये याद रखनी है आपको, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको तो याद रखनी चाहिए। अब ये तो किलोमीटर में है, हम मीटर में बदल देते हैं, तो 6400 इंटू किलो को किस में बदल सकते हैं, 10⁻³ मीटर में बदल दिया। अब ये 2 जीरो भी इसमें शामिल कर दो, कर दें इसमें शामिल, तो ये हो जाएगा R बराबर 64 इंटू 10⁵ मीटर। कई जगहों पर क्या होता है कि पॉइंट लगा करके इसमें यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाता है और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 6 में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
ये आपको फॉर्मुलेशन आना चाहिए कि कैसे किया जाता है। तो अब हमने ये कर दिया। अब देखो अपने पास में के की वैल्यू क्या होती है बताओ? के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। होती है कि नहीं होती है? ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसकी यूनिट भी होती है, वो यूनिट भी आप याद रखो, उस यूनिट को भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होती है? के बराबर एफ बराबर के Q1 Q2 या Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, था कि नहीं था? इसकी तो न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, है ना? या मैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये भी लिख देता हूँ। और कुल मिलाकर इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में जाके फेरेड में कन्वर्ट हो जाना है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो फेरेड में कन्वर्ट होगा। तो ज्यादा अपने को इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो C बराबर आर की वैल्यू देखो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन, और ये क्या गया 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना? और ये सब यूनिट्स अगर हम लगाएंगे तो ये मिक्स होकर के वापस किस में बदल जाएगी? फेरेड में। अब इसको सॉल्व करो भाई। सबसे पहले तो इसको उठा के ऊपर लेके जाओ। 10 की पावर 9 माइनस 9 हो जाएगी। 6 माइनस 9 कितने बचेगी? 10 की पावर माइनस 3, और ये 6.4 अपॉन 9 ये बचा, और ये बचा फेरेड। अब देखो 6.4 में 9 का डिवाइड लगाना है, या लगा देता हूं मैं 6.4 में 9 का डिवाइड, 9 का डिवाइड लगाए तो अब देखो डायरेक्ट 6 में तो जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा ना, तो कंबाइन करना पड़ेगा दोनों को। लेकिन बीच में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को ऊपर चढ़ा दो, पॉइंट ऊपर चढ़ गया ना, ये पॉइंट निकल गया यहाँ से। अब कितना रह गया? 64। 9 7 जा कितना होता है? 63 होता है कि नहीं होता? फिर कितना बचेगा? 1। अब पॉइंट तो है यहाँ पर, इस पॉइंट की वजह से यहाँ क्या जाएगा? 0। फिर 9 और ये 10 है तो 9 1 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 9 1 जा 9, इतना हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना जाता है? 0.711 इंटू 10 की पावर -3 फेरेड। अब ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं 1 2 3 प्लेसेस तक उधर ले जाऊं तो ये कितना बचेगा? C बराबर 711 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, और -6 को क्या लिखा जाता है? माइक्रो। तो C बराबर 711 माइक्रो फेरेड। इस तरह से ये अर्थ का कैपेसिटेंस निकल करके आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये आज का जो लेक्चर है आप लोगों को